जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। जय राम रमारमणम, आस्था और भक्ति के सागर में हो जाए सराबोर। व्याकुल पाहि जन, प्रभु राम के दर्शन कर भक्ति में हो लीन। रमेश विभो। देखिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से रामलला की भव्य और दिव्य आरती का नित्य सजीव प्रसारण हर दिन सुबह 6 बजे डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मोदी 3.0 के पूरे हुए 100 दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैबिनेट ने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी दी है। उसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल सत्र 2024 यानी कि 1/10/2024 से 31/3/2025 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटेसिक P&K उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS दरों को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 4.0 आयोजित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों की घोषणाएं की हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक देश एक चुनाव की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, जैसा कि हमने आपको बताया, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए NPK उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवंटित की है। अब किसानों पर से वित्तीय बोझ कम होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे, अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को भी मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने वीनस ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत वीनस का अध्ययन किया जाएगा। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए।
वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन रही है। सरकार इसमें युवाओं की भागीदारी पर जोर दे रही है, जिसके लिए सरकार संस्थान का निर्माण करेगी। जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। एक देश एक चुनाव पर जोर देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में एक बार चुनाव होने से देश में विकास लगातार जारी रहेगा और पैसों की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि देश के 80% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया है। लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि 1 इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, तो हम आपको बता रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसले। हम आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को हरी झंडी मिली है। ये कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारी। इसके तहत आपको बता दें कि अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान NGLV के निर्माण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चंद्रयान 4 मिशन को 2104 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही वीनस ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी मिली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के लिए 24,475 करोड़ रुपयों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपयों को मंजूर किया गया है। इसके अलावा NPK उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपयों की सब्सिडी आवंटित की गई है। ये बड़े कैबिनेट के फैसले जो कि देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत को हरी झंडी मिली है। क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े युवाओं के लिए बनाया जाएगा इंस्टीट्यूट, मतलब युवाओं पर भी फोकस रखा गया है। इसके साथ ही बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री को 9,197 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर शीतकालीन सत्र में बिल को लेकर आएगी मोदी सरकार। तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने दिए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है मदन मोहन जड़ा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत मदन मोहन जी। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं और लखनऊ से विकास सिंह मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत मदन जी आप ही से करना चाहूंगा। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इसमें यदि हम चिन्हित करें तो 7 बड़े फैसले हैं। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, कृषि से लेकर के विकास को आगे बढ़ावा देने तक। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी।
देखिए, जब से नई सरकार का गठन हुआ है पिछले 100 दिन में हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं। और जैसा कि कल भी अमित शाह जी ने इस बात को रिपीट किया था कि 4 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं अब तक पिछले 100 दिनों में मंजूर की गई है। तो उसी दिशा में एक जब 100 दिन के बाद ये पहली कैबिनेट हो रही है तो उसमें भी बड़े फैसले लिए गए, 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। और जैसा आपने खुद ही बताया कि ये धरती से लेकर अंतरिक्ष तक के फैसले हैं, दूरगामी फैसले हैं, अगले कई साल की योजनाएं हैं। इसमें किसानों पर पहले भी बड़े फैसले लिए गए, फिर आज बड़े फैसले हुए हैं। किसानों के फैसले भी लिए गए। एक तरफ जहां अन्नदाता है, हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं, किसानों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ भारत को एक विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में जो दर्शाता है वो भारत की साइंस है। तो उस साइंस के क्षेत्र में हमने चंद्रयान 4 की मंजूरी दी है। वीनस मिशन पर हम लोग जा रहे हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनाने को मंजूरी दी गई है। तो ये ऐसे फैसले हैं जो दुनिया के 3 या 4 देश ही अभी तक कर पा रहे हैं। अगर हम चंद्र मिशन की बात करें या वीनस मिशन की बात करें या भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात करें, ये खूबी दुनिया के 3 और 4 देशों के पास है। रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे देश ये कर पा रहे हैं और भारत उनकी बराबरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसले हैं ये 2047 का जो विकसित भारत का विजन है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा तो उसके लिए जो आज हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम मुझे लगता है कि ये उठाए जा रहे हैं और आगे इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक विश्वदास मौजूद हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं CACP के। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका भी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शैलेंद्र मिश्र के पास अब हम जाना चाहेंगे। शैलेंद्र, जब हम 2024 के लोकसभा चुनावों पर थे तब हमने देखा जब प्रधानमंत्री सभी मीडिया के साथियों को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अब अगले कार्यकाल में 100 दिन का एजेंडा मेरे पास है कि मुझे क्या काम करना है। उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है मोदी सरकार ने इन फैसलों के जरिए। संकल्प पत्र में जिस बात को कहा था, हालांकि उसके अलावा भी तमाम फैसले जो हुए वो भी आप देखिए कि वो एक तरह से वादा किया गया था और 100 दिनों में वो दिखा था। लेकिन आयुष्मान भारत में दायरा बढ़ाकर 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो सारे ऐसे बुजुर्गों को शामिल करना हाल ही में कैबिनेट में फैसला किया था। और आज एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ने को लेकर जो उच्च स्तरीय समिति जो बनी थी उसकी जो सिफारिशें थी उसको मंजूरी देना, तो ये दिखाता है कि एक एक कर मोदी सरकार फैसले तेजी से ले रही है। और 100 दिनों में हम जानते हैं कि किसानों के कल्याण से जुड़ा फैसला हो या फिर युवाओं की स्किलिंग से जुड़ा फैसला हो या तमाम बड़े फैसले, आज ही आप देखें कि विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया जिसका जिक्र भी यहाँ पर हो रहा था। कुल 7 बड़े फैसले आज 100 दिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूरा होने के बाद सरकार ने किए हैं। उसमें एक देश एक चुनाव जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने का ऐलान हो या फिर एक नया इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो क्रिएटर इकोनॉमी के लिए, इससे जुड़े तमाम फैसले लिए गए हैं। तो रफ्तार ये दिखाती है कि 100 दिनों का जो एक टारगेट रखा गया था, चूंकि हम जानते हैं कि 100 दिनों की जो तैयारी है वो चुनाव से पहले शुरू हो गई थी कि सत्ता में आने के बाद 100 दिनों के अंदर क्या कुछ करना है। मोदी सरकार उस तैयारियों में जुट गई थी क्योंकि उसे भरोसा था कि जो चुनाव के बाद सत्ता में वापसी कर रही है और 100 दिनों में उसका असर भी दिखा है, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त देने की बात हो। देखिए, जब हम बात बड़े फैसलों की करते हैं तो ये फैसले एक दिन में नहीं लिए जाते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी लगती है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही यह प्लान तैयार कर लिया गया था कि आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या काम करना है, उसी की परिणति है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति कैबिनेट के बड़े फैसले। और अब बात करेंगे डॉक्टर अशोक विश्वनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अन्नदाता को मजबूती देने के प्रयास हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के जो फैसले हैं वो उनकी झलक एक तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे आप इन निर्णय को? ये जो आज निर्णय लिए हैं वो बहुत दूरगामी उसका परिणाम होगा किसानों पे। और ये जैसे आपने कहा, ये अभी तैयारी अभी शुरू नहीं है, बहुत पहले से शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो भी स्कीमें बनती हैं, प्रोग्राम बनते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा सोच है, उस पर मंथन होता है और सारे मंथन के बाद ये निचोड़ निकला है। और अभी भारत सरकार ने 35,000 करोड़ आशा के लिए जो लगाए हैं, वो उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। एक तो उनको प्राइस अच्छे से मिलेगी, चाहे कोकोनट हो, नारियल हो, चाहे और तरह की हो, दालों का तो पहले से ही था। तो किसानों को बहुत सारी जो क्रॉप पे उनको ठीक से मूल्य नहीं मिलता था। किसानों की दो ही मुख्य समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अगर वो संक्षेप में बताएं तो दो ही है। उनको मार्केट यानी कि उसको बाजार ठीक से मिले, उनको कीमत ठीक से मिले। तो इससे कीमत भी ठीक होगी और बाजार भी ठीक होंगे। तो बाजार में अगर वो बेचने जाए तो उसको सही कीमत मिले। और ये जो आशा है जिसके लिए 35,000 डिफरेंट उसके कंपोनेंट है, उसके थ्रू कई किसानों को बहुत फायदा होगा। फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो फर्टिलाइजर की है, उससे भी किसानों को बहुत सारा फायदा होगा। और उससे जब हमारा किसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं, तो वो किसान जो है उसकी वजह से हमें जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्शरी सेक्टर है जैसे सर्विसेज है, तभी उसको बल मिलता है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो 3 भागों में बांट सकते हैं। जो प्राइमरी है, प्राथमिक है, वो कृषि है, सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग। तो जो सेकेंडरी और टर्शरी में जो भी कार्य होते हैं, जब तक उसकी डिमांड नहीं होगी वो फलेंगे फूलेंगे नहीं। तो किसान भाई हमारे उसको एक आधार देते हैं, ताकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अच्छी हो। और वो तभी हो सकती है जब किसान हमारे फले फूले और उनकी आय काफी सम्मानजनक हो, तभी हमारा पूरी अर्थव्यवस्था तभी उसकी वृद्धि हो सकती है। अशोक जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सहयोगी विकास सिंह के पास जाना चाहूंगा। देखिए विकास, हम ये देख रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तब से ये प्रयास किया जा रहा था लगातार, और हमने देखा कि मोदी सरकार हर बार ये कोशिश करती रही है, लेकिन अब इसको साकार रूप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सोच दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, स्वप्न को साकार होते ही ऐसा देखेगी देश की जनता, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि तकरीबन 80% लोगों ने ये बताया था कि वो इसके पक्ष में है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यही एक चिंता रहती है कि फिर से इलेक्शन आएंगे, फिर से आचार संहिता लग जाएगी, उनको जो इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं उनको जाना पड़ेगा, तमाम सारे कार्रवाई होती है, विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं और तमाम सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। उन सब से निजात मिल जाएगी उनको। इसके साथ साथ एक बड़ी और समस्या से मुक्ति मिलेगी, वो एक वोटर लिस्ट बनेगी। हम देखते हैं विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, लोकल बॉडी चुनाव की, इन सब की मतदाता सूची अलग अलग होती है। तो एक ऐसी सूची भी तैयार की जाएगी, हर एक सिंगल आईडी होगी जिसके द्वारा वो अपना मतदान कर सकेंगे। साथ ही साथ चुनाव का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा, और तमाम सारे जो विकास कार्य होते हैं उनकी निरंतरता जो होती है वो चालू रहेगी एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत। हमने आमतौर पे देखा है कि पिछली सरकारें जो रहती थी निकट का सोचती थी, लेकिन यहाँ पर जो सरकार पीएम मोदी जो सोचते हैं वो 2047 के लिए सोचते हैं, विकसित राष्ट्र के लिए सोचते हैं। अब सबसे पहला हमारा ये लक्ष्य है कि देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना। उसके तहत जब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे तो हम चाहे हर मुद्दे पे हो, हर क्षेत्र में हमको विकसित होना होगा। और वन नेशन वन राष्ट्र एक बड़ी प्रक्रिया होगी जो हर एक आम आदमी के लिए इसमें सहूलियत होगी, उसके आसपास के क्षेत्र का विकास होगा, और तमाम सारे जो आए दिन जो चुनाव आते हैं उन सबसे छुट्टी मिलेगी, और एक साथ साथ जो तमाम सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी, और राष्ट्र के विकास की एक भावना जो होगी उसके तहत लोग वोट करेंगे। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से राजनीति काफी ज्यादा हावी रहती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जनहित की भी बात होती है उसका भी विरोध करती है, वो सारी बातें
विरोध की होंगी, लेकिन देश की सबसे बड़ी बात है कि देश की 80% जनता और तमाम सारे हर नागरिक, जो एक आम नागरिक है, वो चाहता है कि चुनाव एक साथी हो, बार-बार चुनाव ना देश हो, को विकास देश के की पथ पर विकास आगे की बात बढ़ाने हो। में एक देश एक चुनाव का जो फैसला है वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि 80% लोगों ने इसका समर्थन किया है। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मदन जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए सर, हमारा देश युवा देश है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि क्रिएटर इकोनॉमी जो बहुत बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन रही है, इसके तहत एक इंस्टीट्यूट की व्यवस्था युवाओं को दी जाएगी जिससे कि उनके कौशल, उनके विकास को और ज्यादा बल दिया जा सके। तो युवाओं को मजबूती देने की दिशा में कैबिनेट का ये फैसला कैसे आंक रहे हैं आप? देखिए, आजकल जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें इस तरह की क्रिएटर इकोनॉमी की जरूरत बहुत ज्यादा समय से महसूस की जा रही थी। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन थे, अभी तक बहुत कम इंस्टीट्यूशन है देश में, और जो है भी तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, जहां पर बहुत महंगे हैं, फीस बहुत ज्यादा होती है, हर किसी की पहुंच नहीं होती है। लेकिन जो प्रतिभाएं हैं हमारे पास, वो प्रतिभाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। मुझे लगता है कि जब ये सरकार का इंस्टीट्यूट खुलेगा, भले ये PPP मॉडल हो, लेकिन जब इस इंस्टीट्यूट अपने एक आकार लेगा तो इसमें बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा जिन्हें अभी तक कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है। ये आगे जो क्रिएटर इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुझे तो लगता है कि मैं तो कहूंगा कि अभी एक शुरुआत है, इसके नतीजे कैसे आएंगे उसके बाद एक नहीं कई इंस्टीट्यूट की ऐसी जरूरत है देश में। आगे भी मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, और जैसे ये शुरुआत होगी तो इस शुरुआत के नतीजे देखने होंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कदम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, और इसे बढ़ाए जाने की जरूरत आगे भविष्य में पड़ेगी। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिट मिशन को जिस तरीके से मंजूरी मिली है, ये अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को कितना और ज्यादा मजबूत बनाएगा? देखिए, आप अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो आप अमेरिका और रशिया के बाद एक चाइना ऐसा कंट्री है जो इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन आज भारत चाइना की बराबरी पर पहुंच गया है। इस फैसले के होने के बाद सिर्फ 3 कंट्री हैं जो चांद पर जाकर वापस लौटे हैं। इस फैसले से भी भारत भी इस दिशा में सफल होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो 3 उपग्रह भेजे थे, चांद पे भेजे थे, पहली बार जो हमने चंद्रयान 1 भेजा था तो उसने चांद की परिक्रमा की थी। दूसरा मिशन हमारा दुर्भाग्य से असफल हो गया था। तीसरा मिशन हमने चांद पर लैंड किया था, एक रोवर को चांद पर लैंड कराया गया था, और उसने वहीं से चांद के जो सतह के नमूने होते हैं उनका विश्लेषण किया था और उसकी रिपोर्ट धरती पर भेजी थी। लेकिन अब जो चंद्रयान 4 होगा, इसमें एक यान जाएगा, चांद की सतह पर लैंड होगा, वहां रुकेगा, वहां से मिट्टी, चट्टान, उनके नमूने एकत्र करेगा। उसके बाद वो वहां से फिर उड़ान भर के वापस धरती पर लौटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये मिशन सफल रहेगा तो अगली बार एक इंसान बैठ के जाएगा और चांद पर उतरेगा, वहां पे चहलकदमी करेगा, फोटो खिंचाएगा, भारत का झंडा वहां लगाएगा और वापस धरती पर लौटेगा। तो मुझे लगता है कि ये काम अमेरिका और रशिया ही आज तक कर पाए हैं, अभी इंडिया करने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा आखिरी सवाल अशोक जी आपसे, देखिए हमारे देश के अन्नदाताओं को मजबूती देने के लिए हम ये देख रहे हैं कि NPK उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवंटित की गई है और इस सब्सिडी से किसानों का वित्तीय बोझ कम होगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसानों को 2 चाहिए। एक तो ये इनपुट सब्सिडी जो जैसे फर्टिलाइजर है, सीड है और इरिगेशन है, उस पर सरकार काफी कार्य कर रही है, और दूसरी तरफ है जो उसका आउटपुट होता है, जैसे वो फसल या उत्पाद है, उस पर भी एक तरह से सब्सिडी है। और सब्सिडी इस सेंस में क्योंकि MSP जनरली अधिकांश वो जो मार्केट प्राइस है ऊपर ही रखी जाती है, तो किसानों को इनपुट पे भी सब्सिडी मिल रही है। यानी कि अगर उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो गई और आउटपुट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई तो उसका जो मुनाफा है, जो रिटर्न है, उसमें ज्यादा उसको मुनाफा होगा और उसकी आय काफी बढ़ जाएगी। तो सरकार का जो उद्देश्य है वो यही है, और मैं पूरी तरह समझता हूँ
अर्थशास्त्र के अगर फ्रेमवर्क में देखें तो काफी संभावनाएं और तीव्र संभावनाएं कि किसानों की आय बढ़े और हमारे किसान भाई भी कल्याण जो देश की वृद्धि में सहयोग करेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये हमारा विकसित भारत को 2047 तक में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक 10 दिशाओं से भारत का विकास जो है अग्रसर हो सके, ऐसे फैसले, इन फैसलों की परिणति ये बता रही है कि निश्चित रूप से भारत विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो